ओके, स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सॉल्यूशन। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। यूपीएससी 2021 सेट 1 सेट ए। ठीक है, सेट ए का पेपर है। ठीक है, अब 16 पे चलते हैं। 16 देख, 16 क्या है? ये करंट अफेयर्स है। मैंने बोला था पहले क्वेश्चन देख करके ये समझ में आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का है। ठीक है, हाँ तो बता, ये क्वेश्चन नंबर 16 कौन से सब्जेक्ट का हो सकता है? कह रहा है कि R2 कोर्स ऑफ प्रैक्टिसेस constitutes a tool available for promoting the adoption of। इसमें से कौन कौन सा है? तो करंट अफेयर का सब्जेक्ट मतलब कि ये टॉपिक था पूरा, और इसका आंसर था डी। इसका आंसर क्या था? डी। ठीक है, हाँ। अब ये अगर कहेगा कि अगर तुझसे सिर्फ इतना पूछेगा कि अच्छा बताओ कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, क्या कहेगी तू ऑप्शन पढ़ के? एनवायरमेंट का है। ठीक है, एनवायरमेंट का है, एनवायरमेंट का है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका R2 कोड का प्रैक्टिस करंट अफेयर का था। करंट का तो कुछ कॉन्सेप्ट रहता नहीं है। ठीक है, जो करंट न्यूज में चलते रहता है वो, ये तो करंट में इतना कुछ डिस्कशन करने का है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और इसमें कह रहा है कि वाई देयर इज ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग। देखिए, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। कॉपर स्मेल्टिंग मतलब क्या? पिघलाना, प्लांट। ऐसे प्लांट्स जहां पर कॉपर को पिघलाया जाता है, वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्यों? तो यहाँ पर मैंने देख तुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके बताए थे। क्या? पहला चीज कि एलिमिनेशन मेथड हो सकता है। दूसरा, कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिया हो, ओनली हो या नॉट हो, तो उसमें 95% चांस रहता है कि वो क्वेश्चन मतलब कि वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। और तीसरा चीज कि उसमें कैन दिया हो, यानी 95% चांस रहता है कि वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। आप समझते हैं। कह रहा है कि भैया क्यों ये जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है वो कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है। तो दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरमेंट। मे मतलब शायद, हो सकता है, रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, में तो होने को तो मैंने क्या कहा है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि द कॉपर स्लैग यानी जो कचरा है कैन कॉज लीचिंग इन द सम हैवी मेटल इनटू एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि उसका जो कचरा निकलता है उससे एनवायरमेंट में बहुत सारे क्या बोलता है कि टॉक्सिक हैवी मेटल्स फैल सकते हैं पानी में। जैसे तेरा कैडमियम की मात्रा फैल जाए या हैवी दूसरे जो मेटल्स होते हैं वो फैल जाए। ठीक है, तो उससे एनवायरमेंट को लॉस होगा। तो कैन होने को तो कुछ भी हो सकता है? फिर तीसरा कहता है कि दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। तो भैया मे, मा, कैन कुछ भी हो सकता है। यानी इसमें अगर हम देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन में पॉसिबिलिटी बता रही है, और एनवायरमेंट से गंदा होने मतलब एनवायरमेंट में पोल्यूशन होने के कई हजारों रास्ते हैं, तो ये सब हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं। कह रहा है 18, क्वेश्चन नंबर 18। विद द रेफरेंस ऑफ फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्नेस ऑयल मतलब जहां से तेल वेल को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। मतलब कि पेट्रोलियम रहता है तो पेट्रोलियम में कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, वहीं से तेरा पेट्रोल निकलता है, वहीं से डीजल निकलता है, वहीं से उसके जो कचरे बचे जाते हैं तो उसी से तेरा क्रीम बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग चीजें उसी से बनाई जाती है। तो उसके बारे में कह रहा है कि फर्नेस ऑयल जहां से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में बताओ। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। अब बता, ऑयल से निकाला जाएगा तो ऑयल रिफाइनरीज का प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो कहाँ का रहेगा? हाँ, तो हो सकता है भैया जो फर्नेस ऑयल है जहां से तेल एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो वहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा क्या हो सकता है? ऑयल रिफाइनरीज के प्रोडक्ट रहेंगे। दूसरा कहता है कि सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर। सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर। ठीक है, तो ये मान लिया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दे, लेकिन पहला है, मुझे समझ में आ रहा है पहला है, तो हो सकता है कि देख अब इसमें ओनली 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 वाले में अगर पहला है तो जहां पर एक नहीं है वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है,
अब इसमें है, इसमें है, इसमें, इन तीनों में से देखना है। दूसरा हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें दूसरा समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा कहता है कि इट इज कॉज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरमेंट। इट्स यूज कॉजेस सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरमेंट। अब कोई भी तेल को अगर तू एक्सट्रैक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है SO2। मैंने बताया था कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन मचाता है? SO2, NO2, है ना? जब हम लोग एनवायरमेंट पढ़ रहे थे और पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, तो जहां पर भी ये सब चीजें आए ये सब रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, रहेंगे ही रहेंगे। ये भी क्या था, अगर तू देखेगी तो एनवायरमेंट का ही टॉपिक है, एनवायरमेंट का ही टॉपिक है और कॉमन सेंस लगाना है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, तो जब सम दिया है ना तो हो सकता है अगर यही कह देता कि ऑल इंडस्ट्री यूज टू जनरेट द पावर, अगर ऑल कहता तो ये क्या हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता, ठीक है। यहाँ पर लिख ले ऑल, ऑल, तीन चीजें रख ले। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देता हूँ, जैसे तीसरा दिया हो या तो ऑल, ठीक है, तो भी जो कि क्या होता है, गलत होने के चांसेस हो जाता है। और यहाँ पर तीसरा चीज में या तो कैन हो, मे हो, ठीक है, तो ये सब में क्या होता है 95% चांस सही होने के रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट धीरे धीरे याद रखना। तो इसका 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। बात समझ में आई क्या? 18वें का आंसर 1, 2 एंड 3, तो 18 का 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 19 पे आते हैं। 19 कहता है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन बहुत ही आसान है। ब्लू कार्बन मतलब, ब्लू मतलब पानी, कार्बन मतलब जो कार्बन ये निकलता है, ठीक है, यानी कि पानी में कार्बन की सोखने की क्षमता ब्लू कार्बन कहलाती है। तो यहाँ कह रहा है कि कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है, कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, पहला ही आंसर है इसका, पहला ही आंसर है, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर ब्लू कार्बन का डेफिनेशन भी पता रहेगा, थोड़ा सा भी अगर पता रहेगा, ब्लू पानी, कार्बन सोखने की क्षमता, तो सबसे अधिक कार्बन सोखने की क्षमता मैंने देख बताया था कि समुद्र के पास था, और समुद्र अपनी वो क्षमता आप खो चुके हैं, इसलिए अब धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ब्लू कार्बन मतलब क्या? कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियन एंड कोस्टल इको सिस्टम, कोस्टल इको सिस्टम, समझ में आया? तो ब्लू कार्बन का मतलब क्या है, समझ में आ गया? ओके, आगे देखते हैं और आगे चलते हैं। फिर ये भी एनवायरमेंट से था। 20वां क्वेश्चन, 20वां कहता है कि इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल, यानी सरफेस पर वो बिना मिट्टी के भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है, उनमें से पूछ रहा है कि सरफेस पर बिना मिट्टी के सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे कौन से इसमें से है। तो पहले देख, तुझे ऐसे ऐसे नाम दे रहेंगे जिनका मतलब पता नहीं होगा या तूने कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो उस ऑप्शन को ढूंढ जिसके बारे में तुझे पता है। मशरूम पता है, मशरूम को तुझे पता है मशरूम की खेती होती है, और खेती कभी भी मिट्टी में ही होती है कि आसमान में हो जाएगी, है ना? खेती मिट्टी में होती है, तो मशरूम तो भैया बिना मिट्टी के रह ही नहीं सकता। तो चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। और जब चौथा गलत होगा तो इससे हम कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं? पहले और तीसरे को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, पहले और तीसरे को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और जब पहला तीसरा एलिमिनेट हो गया तो इसमें देख बचा क्या, ये बी और सी, बी और सी। अब इसमें इसमें देख, इसमें अगर तू देखेगी तो बी में है ओनली 2, यानी ये हो सकता है, और 2 एंड 3 या ये हो सकता है, ठीक है। तो देख, लाइकेन और मॉस दोनों ही क्या होते हैं, काई के फॉर्म होते हैं, काई, काई। और तू काई देखती होगी कि पोखरे वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में हरे 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 कलर के उगे रहते हैं, क्या उन्हें जमीन की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो पानी पर भी उग सकते हैं, ठीक है। जमीन पर भी बरसात के मौसम में लग जाते हैं, तो कभी हम लोग गांव में जाते रहते हैं तो स्लिप करके धड़ाम से गिर जाते हैं, है ना? तो वो मिट्टी में भी उग सकते हैं, और मिट्टी नहीं रहा तो पानी पर भी उग सकते हैं। तो इसलिए लाइकेन और मॉस दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। फर्न एक तरीके का घास होता है, जंगली घास होता है, ठीक है। फर्न क्या होता है? जंगली घास। तो जो चीज नहीं पता हो उसको छोड़ दो, जो पता हो उसको ढूंढो, ठीक है। तो 20 हो गया। 21 की तरफ चलते हैं। अब देख 21 की, हाँ 21 का तुझे पता ही रहेगा, ठीक है। देख 21 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, यानी मच्छर भगाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है नेचुरली? तो कांग्रेस घास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास और नट ग्रास। देख ऐसी कोई भी घास जिससे बहुत अच्छा सुगंध आता हो, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को दूर भगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो लेमन ग्रास क्या होता है? लेमन ग्रास का अगर तुझे मतलब पता रहेगा तो तू बहुत आसानी से इसको मार सकती है कि जो हरी चाय की पत्ती होती है ना, हरी चाय पत्ती, हाँ जो हम लोग कूट के डालते हैं, क्या बढ़िया स्मेल आता है एकदम, हाँ उसी को कहते हैं लेमन ग्रास। और इसी लेमन ग्रास का इस्तेमाल होता है मॉस्किटो रिपेलेंट में, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट में। एलिफेंट ग्रास उसे कहते हैं ऐसे बड़े बड़े घास जिसमें हाथी भी छुप जाए, उसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं, ठीक है। और कांग्रेस ग्रास क्या होता है? कांग्रेस ग्रास जंगली घास होता है, गांव वगैरह वाले एरिया में पाया जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का इसका फ्लावर होता है, ठीक है। ओके, तो लेमन ग्रास का मतलब याद रखना, हरी चाय की पत्ती, जो हरी वाली गांव में होती है ना, हरी चाय पत्ती, आसाम वाली नहीं, गांव वाली हरी चाय पत्ती, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये भी इन्वायरमेंट से ही है। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें पूछा है कि विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन, फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर। मैंने कई बार बताया है, जब भी फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर ओशियन के अंदर कहेगा, तो ओशियन के अंदर सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इन्हें छोटी छोटी मछलियां खाती हैं, और उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, उन बड़ी मछलियों को सबसे बड़ी मछलियां खाती हैं, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के दो एग्जांपल, साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया और डायटम। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन बी, 2 और 3। ये फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स की एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी एनवायरमेंट से है। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, और टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर, यानी शिकारियों के द्वारा पकड़ने से अपने आप को बचाने में कौन कौन से इसमें से जानवर सक्षम है? विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप्स, यानी अच्छा लुंड पुंड हो जाते हैं, एकदम हो जाता ना, गोला हो जाएंगे, अगर उनका पकड़ने जाएगी तो गोला हो जाएंगे। एंड टू प्रोटेक्ट द देयर वल्नरेबल पार्ट, मतलब कि अपने ऐसे पार्ट जैसे गर्दन को छुपा लेते हैं, जैसे कछुआ है, कछुआ का ऊपर का सेक्शन बहुत क्या रहता है? कड़क रहता है, और जैसे ही तू उसके पास मारने जाएगी तो हचक से अंदर घुस जाएगा, अपना मुंडी अपना पैर सब अंदर खींच देगा। क्यों? क्योंकि उसका मुंडी पैर क्या आता है? वल्नरेबल पार्ट रहता है, सॉफ्ट पार्ट रहता है, उस पर एक डंडा मार देगी तो वो मर मुर जाएगा। लेकिन अंदर घुस गया तो तू उसके ऊपर पत्थर पटक दे, उसको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें से पूछ रहा है कौन से जानवर, तो इसमें एक एक तो तूने पेंगोलिन के बारे में सुना होगा, पेंगोलिन बहुत चर्चा में था कोविड के समय में, है रोल हो जाता है। और दूसरा होता है हेडॉक, हेडॉक, ठीक है, हेडॉक, सॉरी, हाँ हाँ हेडॉक, 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 ठीक है। हेडॉक क्या रहता है? ये भी शाही की तरह होता है, मैं तुझे दिखा देता हूँ कि हेडॉक क्या होता है। Then you will go to know कि HED, हेडॉक, HEDGEH, हेडॉक, ठीक है, देख ऐसा रहता है। और ये भी क्या होता है? लुंड हो जाता है, लुंड फुंड हो जाता है एकदम, ठीक है। देखेंगे इसके ऊपर भी कांटेदार होते हैं, कांटा होता है, कांटा, उसको पकड़ने जाएगी ना तो रोल करके एकदम गोला सा हो जाता है ये भी, ठीक है। देख ऐसे एकदम छुप जाएगा इसी में, तो कोई इसको पकड़ेगा तो इसके कांटे खचाक से धस जाएंगे इसी में सब, तो हो जाता है। हाँ देख देख ना, देख यहाँ पे, हाँ तो इसे कहते हैं हेज हॉक, हेज हॉक। तो पेंगोलिन और हेज हॉक, पेंगोलिन और हेज हॉक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंगोलिन और हेज हॉक, पेंगोलिन और हेज हॉक, यानी 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, बात समझा?
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी जो कि करंट अफेयर से है, कहता कि विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करंट अफेयर है तो इसमें कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ आंसर याद रखना। इसमें आंसर था तेरा ए 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। इसमें एक ही ऑप्शन से तू इसको एलिमिनेट कर सकती थी। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ इट्स इंसेप्शन। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं था, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं था। अगर पांचवा गलत हो तो ये गलत हो जाता है, बचता है ये ऑप्शन में। बाकी ऑप्शन ए सही था इसका। ठीक है, करंट का था करंट। तो करंट को ना कभी भी लास्ट में करने का, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं खपाने का। अगर क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा किसका है तो उसको छोड़ देने का। सब्जेक्ट का है तो पहले जीएस वाले जितने सेक्शन होते हैं उनको निपटा लो, और करंट वाला है तो आराम से सोच के लास्ट में करो। अगर तुरंत दिमाग में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको लास्ट में करने दो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो degenerative problem are generated as the environmental pollution. Which of the following? Select the correct answer using the given code. करेक्ट आंसर की बात करा है, इनकरेक्ट वाला नहीं। और ये कह रहा है कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स की वजह से जो न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स है एक एनवायरमेंट पोल्यूटेंट है, जिनकी वजह से क्या होता है, न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। ये कहां से निकलेंगे। ठीक है, देख, ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो जब देखते होगी जब गाड़ियां, मतलब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो गाड़ियों में क्या होती है, घिसावट होती है। ठीक है, घिसावट मतलब कि उनके ब्रेक्स में घिसावट होती है। जब ब्रेक घिसते हैं तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल करके कहाँ चले जाते हैं, एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। ये होता है इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल। इंजन जब चलता है तो मैंने तुझे एक चीज पढ़ाया था कि इंजन में खटखटाहट होती थी, उस खटखटाहट को कम करने के लिए एक स्पेशल टाइप का तेल डाला जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने उस तेल को बैन कर दिया, बोला कि कोई भी अब इस तेल को नहीं डालेगा, इंजन भले थोड़े कम समय तक चले। तो इंजन के जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उससे भी क्या निकलता है, ये पार्टिकल निकलता है। माइक्रोवेव स्टोन विद इन होम। देख, माइक्रोवेव में से ऐसा कोई चीज नहीं है जो तेरा घिसता उठता हो। माइक्रोवेव में हीट से काम होता है, तो माइक्रोवेव सा कोई भी इसका लेना देना नहीं है, पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं। और ना ही टेलीफोन लाइन से कोई भी पार्टिकल निकलता है, पावर प्लांट से निकलते हैं। तो अगर तू उसका एलिमिनेशन भी करती, तीसरा और पांचवा नहीं होगा, तो तीसरा पांचवा किसमें है, पांचवा इसमें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तीसरा इसमें, ये नहीं होगा, पांचवा इसमें नहीं होगा। तो बचा क्या, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, अगर बाकी चीजों के बारे में नहीं पता रहता, लेकिन तू ये पता कर सकती है ना कि माइक्रोवेव जब चलाते हैं तो क्या उसमें से कोई पार्टिकल निकलता है, नहीं, उसमें से तो रेडियो वेव निकलते हैं, और रेडियो वेव कोई पार्टिकल थोड़ी है। ठीक है, तो पांचवा होगा ये माइक्रोवेव वाला होगा नहीं। और टेलीफोन लाइन से भी क्या जाता है, ट्रांसमिशन लाइन, ये भी क्या है, एक तरीके का रेडियो वेव की तरह ही काम करता है, तो इससे भी कोई पार्टिकल नहीं निकलते हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। आगे चला, आगे क्वेश्चन 26 कहता है, ये भी एनवायरमेंट का सेक्शन है, और कहता है कि फिल्टर फीडर किसे कहते हैं। फिल्टर फीडर मतलब जो लोग पानी से ही अपने न्यूट्रिशन को ले लेते हो। ठीक है, पानी से ही अपने न्यूट्रिशन को ले लेते हो। तो देख, कैट फिश, जो भी फिश है, मछली होता है, वो पानी से अपने न्यूट्रिशन को नहीं लेता, उसको लिए खाना की भी जरूरत पड़ती है, तभी तो प्लैंक्टन्स को खाते हैं, छोटे छोटे मछलियों को। हाँ, ऑक्टोपस भी नहीं ले पाएगा। ऑक्टोपस भी देखती होगी कि किसी भी चीज को खा जाता है साला ऑक्टोपस। ठीक है, उसके बाद पेलिकन एक पक्षी होता है, बड़ा सा मुंह होता है, वो भी पक्षी है, तो किसको खाता है, मछलियों को खाएगा। लेकिन ऑयस्टर, सीपी, ठीक है, सीपी जिसमें से मोती निकालते हैं। मोती में तू देखती होगी कि उसको क्या करता है, वो पानी से ही अपने न्यूट्रिशंस को छान लेता है। ठीक है, पानी में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसी से ही अपना
पूरा का पूरा पेट भर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑयस्टर। ठीक है, फिल्टर फीडर में कौन आएगा? ऑयस्टर। ऑयस्टर, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं कि इन द केस 27 में, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज न्यूट्रिएंट्स टू इंटर द साइकिल। इतना बड़े बड़े लिखते हैं लोग। कहता है कि इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग रॉक्स मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, जब पत्थर टूटते फूटते हैं, पत्थर टूटते फूटते हैं, उनसे मिट्टी बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग रॉक। नहीं रे, वेदर चेंज वेदरिंग का मतलब होता है टूट फूट। वेदर चेंज होने की वजह से टूटेगा ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात। बारिश, ठीक है, तू समझ रही ना, मतलब कि पत्थरों का टूट फूट हो जाना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, वेदरिंग कहलाता है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में कह रहा है कि इसमें से बताओ जमीन के अंदर किससे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो तुझे पता है, होना चाहिए कि जमीन में हमने जब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एन पी के, ये तीन चीजों की जरूरत होती है, और भारत की मिट्टी में इन तीनों चीजों की क्या है? कमी है। ठीक है, इन तीनों चीजों की कमी है। तो तुझे पता है कि सबसे अधिक अमाउंट में अगर हमें चाहिए रहता है, तो एक तो चाहिए रहता है नाइट्रोजन 4:2:1, है ना? नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो देख, इसमें अगर देखेगी तो नाइट्रोजन साइकिल भी है, फॉस्फोरस साइकिल भी है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल भी है, फॉस्फोरस साइकिल भी है। तो अब यूपीएससी ने इसमें फॉस्फोरस साइकिल को ज्यादा वैल्यू दिया है। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल को ज्यादा वैल्यू दिया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा जाता है ये जो नाइट्रोजन की कमी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे मिट्टी में, इसलिए लोग क्या छींटते हैं? यूरिया। यूरिया, ठीक है, यूरिया। और पोटास की कमी बहुत कम होती है। पोटास की कमी बहुत कम, मतलब कि पोटास बहुत कम अमाउंट में छिड़का जाता है, इसलिए इसका रेशियो क्या है? 4:2:1। अगर यहीं पर अगर दे देता पोटेशियम साइकिल, पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम मारते जिसकी कम जरूरत है, मतलब वो मिट्टी में ज्यादा ऑलरेडी है। ठीक है, हाँ, जिसकी कम जरूरत है वो मिट्टी में ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए तो इसमें से क्या मारेगी? फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से मेन सोर्स रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंटर इन द साइकिल कौन है? फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 28वां, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टेट्रीटिवोरस। टेट्रीटिवोरस मतलब कचरा खाने वाले, कचरा खाने वाले। तो क्या अर्थवर्म कचरा खाता है? खाता है भैया, वो तो जमीन में रहता है। अर्थवर्म को किसानों का मित्र कहा जाता है। जमीन को खा पी के एकदम कुल्ला करके एकदम भुरभुरा कर देता है। हाँ, जेली फिश कचरा खाती है? नहीं। ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। देख, अगर तूने देखा कि अर्थवर्म कचरा खाता है, एक है, एक है तो किसमें एक नहीं है? दूसरे में है, दूसरा खत्म हो गया। ठीक है, एक तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद तूने पता कि जेली फिश कभी देखा नहीं है, मिलीपीड्स नहीं देखा है। ठीक है, सी हॉर्स के बारे में, ये लोग भी कचरा नहीं खाते हैं। ठीक है, जो मछलियां होंगी समुद्र के अंदर वो लोग कचरा नहीं खाएंगे। जेली फिश हो गया, सी हॉर्स हो गया। दूसरा और चौथा अगर नहीं है, तो दूसरा चौथा देखेगी नहीं है, किसमें नहीं है? इसमें चार है तो ये नहीं होगा, इसमें चार है तो ये नहीं होगा, बचा क्या? एक दिन पाँच। तो अर्थवर्म हो गए, मेलिपीड्स हो गए, और वुडलाइस। वुडलाइस मतलब जो लकड़ी के वो रहते हैं, कीड़े रहते हैं। दीमक, हाँ। ठीक है, तो वो तो सब वही सब खाते हैं ना, लकड़ी सड़े गले चीजों को खा करके खत्म कर दे, वुडलाइस। ठीक है, भून जिसको कहते हैं, भून। हाँ, तो वो सब क्या होते हैं? ये डेट्रीवोरस होते हैं। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। और 29, कार्बन मैट्रिक, कॉमन कार्बन मैट्रिक, ये भी क्या था? करंट का था, करंट का था। ठीक है, करंट का था। तो इसमें
आंसर देख तुझे सीधा बता देता हूँ कि क्या कह रहा है कि द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। तो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? तो बस ये जो कार्बन मैट्रिक कॉमन कार्बन मैट्रिक किसके डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि किसके लिए लाया गया था? तो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा देश कितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अगर ज्यादा प्रोड्यूस किया तो क्या किया जाएगा, दूसरे देशों से कैसे खरीदेगा, उन्हीं सब के बारे में इसमें डिस्कशन दिया गया था। तो करंट का ऑप्शन था। अगर तुझे कार्बन फुटप्रिंट के बारे में थोड़ा भी याद रहेगा तो तू उसको आसानी से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। हाँ, 29 का ए। आगे बढ़ते हैं 30 में कहता है which of the following have species that can क्या है establish symbiotic relationship। अब बता, मैंने बायोलॉजी में ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ाया हूँ। रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। अब देख यहाँ क्या लिखा है? कैन, ठीक है, कैन। तो भैया करने को तो कुछ भी हो सकता है, कैन है। तो यहाँ पर चाहे सिंडेरियन हो, फंगाई हो, प्रोटोजोआ हो, ये तीनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर सकती हैं। अगर पूछता है ओनली या सम या ऑल, ऐसे कुछ देता तो हमें इसमें से छांटना पड़ता, लेकिन कह रहा है कि कर सकते हैं, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, आंसर बी। आगे बढ़े, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, और यहाँ से ये शुरू होता है तेरा हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। देख यहाँ पे कह रहा है कि विद रेफरेंस ऑफ 64 योगिन टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी करंट का था, ठीक है। हाँ, एमपी में है, लेकिन उस वक्त करंट में बहुत चल रहा था, ठीक है। करंट में 64 योगिन टेम्पल मोरेना जो एमपी में है, ये चल रहा था करंट में, वहीं से उठाया गया था। तो इसमें कह रहा है कि देख अब यहाँ तुझे समझने को मिलेगा, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल built during the reign of कच्छपघट्टा डायनेस्टी। अगर तुझे पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इसको सिर्फ इतना रख कि हाँ अगर बनाया गया तो बनाया गया, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। दूसरा पढ़ लेते हैं, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन द इंडिया। ऐसा हो सकता है कि भाई पूरे भारत में खाली एक ही टेम्पल हो जो सर्कुलर हो? हाँ, तो नहीं, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अगर ये गलत हो गया तो कौन कौन सा गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बचेगा क्या? सी, ठीक है। हाँ, तो जो चीजें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देखो क्या पता हो सकता है, क्या स्टेटमेंट है, ओनली, ऑल, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connecting reservoirs। मतलब कह रहा है कि ये जो सिंधु सभ्यताएं मिली हैं, इनमें से धोलावीरा, कालीबंगा, राखी गढ़ी, रोपण, इनमें से कहाँ पर पानी की मतलब की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो देख धोलावीरा से याद रखना, धोलावीरा में धोने की समस्या बहुत बढ़िया थी, मतलब कि धोने की जो ये फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। धोलावीरा में धोने की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, धोलावीरा में धोने की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। बात सुनिए, धोलावीरा कहाँ है? अच्छा, गुजरात, ठीक है। गुजरात में धोलावीरा में धोने की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो इसका आंसर तो ए था। आगे 33 पे चलते, कहते कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, 16वीं सदी के फर्स्ट क्वार्टर में, देख मैंने ये बताया भी था, मतलब देख 1600 से लेके 1700 के बीच में, तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब हम लोग 25-25 में बांटते हैं ना, तो 1600 से लेकर के 1625 के बीच में, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी,
17th सेंचुरी, ठीक है। तो 17th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि यहाँ 1600 से 1700 के बीच में, और फर्स्ट क्वार्टर कब होगा? 1625 तक। हाँ 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 हाँ। तो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो तुझे मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई थी, वो सब के बारे में पूछता है। और गुजरात में जगह है, क्या है? भरूच। भरूच, ठीक है। तो गुजरात के भरूच में अंग्रेजों की कंपनी थी, 1600 में स्टेब्लिश हुई थी। फ्रांसीसियों ने गुजरात में स्टेब्लिश की थी, ठीक है। अंग्रेजों अंग्रेजों ने गुजरात में स्टेब्लिश की थी। डचों ने मछलीपट्टनम में की थी। सारा चीज बताया हूँ हिस्ट्री में। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ चलते हैं। 34वां कहता है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। अब जैसे ये सब पढ़ना ना, तो तुझे एरिया याद आना चाहिए, नक्शा याद आना चाहिए, ठीक है। नक्शा, जैसे जब कह रहा है गुप्ता, हाँ हाँ, गुप्ता कहाँ रहे होंगे और किसके बाद आए होंगे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का सारा कहानी याद है, हरियाणा में थे हर्षवर्धन, और उनको पुष्यभूति के नाम से जाना जाता था। हरियाणा से फिर कन्नौज में आए थे, उसकी बहन की शादी हुआ था, मारा हुआ था, और लास्ट में बचा था हर्षवर्धन, है ना। हाँ, तो वही कह रहा है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, गुप्ता के अंत में, और राइजिंग ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 17th सेंचुरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से पावर्स थे, कौन कौन सी दूसरी डायनेस्टी रूल करे थी। तो अगर तुझे पता होगा तो देख, गुप्ता का अंत हो रहा है तो गुप्ता तो रहेंगे, गुप्ता रहेंगे। उसके बाद मालवा मध्य प्रदेश में है, मालवा मध्य प्रदेश में है। और तुझे पता है कि नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है। नदी अगर यहाँ से जा रही है तो उसके नीचे वाला साउथ और उसके ऊपर वाला नॉर्थ। और नर्मदा नदी के किनारे ही पुलकिशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को, है ना। हाँ, तो पूछा है नॉर्दर्न इंडिया में। तो पहले अगर गुप्ता, तो गुप्ता ऑफ मगध है, एक है, तो कौन कौन सा नहीं हो सकता है? ये और ये नहीं हो सकता है। सी और डी तो खत्म हो गया। उसके बाद कह रहा है कि परमार ऑफ मालवा, ठीक है, दो भी है, ठीक है, दो भी है, दो भी है। तो क्या बी में दो है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एकदम। नहीं, एक मिनट। मैत्रक, यादव देवगिरी तो वहां महाराष्ट्र में था ना, देवगिरी महाराष्ट्र में था। और महाराष्ट्र में पांचवा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा तो चलो ये गया। और इसमें फिर इसके हिसाब से ये नहीं होगा, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। बी 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 होना चाहिए, ठीक है। देख, हाँ, वो नीचे वाले साइड में आ जाएगा, बरोबर, ये नीचे आ जाता है मालवा वाला रीजन, ठीक है। तो ये नहीं होगा। यहाँ से एक चीज और एलिमिनेट करना होगा अपने को, यादव ऑफ देवगिरी, और देवगिरी महाराष्ट्र में आता है, तो पांचवा तो बिल्कुल नहीं होगा। और पांचवा नहीं होगा तो बचा ऑप्शन सिर्फ ये बी, ठीक है। तो एक, तीन, और जो कि ये चार और छह, चार और छह, बरोबर, ठीक है। वल्लभी गुजरात में है, वल्लभ भाई पटेल से। मैत्रक, मैत्रक, कलचुरी, फिर गौड़ शासक, ठीक है, छोटे छोटे जो राजाओं थे उनके बारे में मैंने बताया ही था। मैत्रक था, कलचुरी था, गौड़ था, है ना। तो उधर पे गौड़ शासक शशांक के साथ ही, शशांक की उसके भाई को मारा था, हर्षवर्धन के। हाँ, तो सारी सारी, तो यहाँ से अगर थोड़ा ये पांचवा भी अगर एलिमिनेट करती, तो पांचवा मतलब थोड़ा सा ये देख के तो हो जाता, ठीक है। 34 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगल राइटर, अब यदि बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए था इसमें भी। पोर्चुगल राइटर नूनीज वुमन ऑफ विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग एरियाज। तो याद रखना, वो लोग रेसलिंग में एक्सपर्ट थी, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थी, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट थी, लेकिन सूथ सेइंग मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करने में विजयनगर की महिलाएं एक्सपर्ट नहीं थी, ठीक है। भविष्यवाणी करने में विजयनगर की महिलाएं एक्सपर्ट नहीं थी। तो एक दो तीन, एक दो तीन किसमें है? ए में, ठीक है। तो एक दो तीन ये वाला राइट है, ये वाला, समझ में आया? तो अगर सूद सेइंग का इंग्लिश में पता नहीं रहता तो हिंदी वाला रहता ना, हिंदी वाला में देख लेने का।
हाँ, तो पता चल जाता है कि भविष्यवाणी में ये लोग नहीं थे, विजयनगर एम्पायर की महिला है। उसके बाद आगे चलते हैं 36 पे। 36 में कहता है कि विथ रेफरेंस टू मदनपल्ली आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी करंट अफेयर से था, ठीक है, करंट अफेयर से था, हिस्ट्री का उस वक्त मदनपल्ली वाला एरिया कुछ फेमस था, तो इससे तो टॉपिक से रिलेट नहीं कर सकती है। इसका अगर इसको छोड़ भी देती तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसको अगर छोड़ देती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसमें पूछा है हाँ, इसमें कह रहा है ना कि ये कौन रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मदनपल्ली से, मदनपल्ली आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन इनमें से कौन मदनपल्ली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें तो अगर इसमें देखेगी तो मदनपल्ली से बिलोंग एक ही करते कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वहां पर क्या किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था उसका नेशनल एंथम फ्रॉम बेंगोलू टू इंग्लिश, ठीक है। हाँ, और जो पिंगली वेंकैया है, पिंगली वेंकैया भी वहां से बिलोंग नहीं करते थे, ये मछलीपट्टनम साइड एरिया से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु के, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया जो थे कुर्नूल वगैरह एरिया से बिलोंग करते थे। और ये तो मैडम फ्लावर टस्की की अगर बात करेगी, मैडम फ्लावर टस्की भी तुझे पता है, ये लोग ने अड़ियार में जाकर के अपनी सोसाइटी खोली थी, तमिल उधर एकदम नीचे वाले सेक्शन में, ठीक है। बंगाल से है ना। हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो बंगाल ने उन्होंने ट्रांसलेशन किया था यहाँ पे, ठीक है। ये कहीं पर मतलब कि तुझे बुक्स में मिलेगा नहीं, बहुत डीप स्टडीज के लिए, मतलब बोलो ना करंट का है टॉपिक है, तो करंट से ऐसे कुछ भी चीज हुआ रहता है तो उठा उठा के पूछ देता है साला, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 37। 37 में क्या कहता है कहता है भैया जोड़ियां मिलाओ, तो हाँ भाई, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर हिस्टोरिकल प्लेसेस आर वेल नोन फॉर, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन करेक्टली मैच। तो करता है बुर्ज होम, चंद्र केतुगढ़ और ज्ञानेश्वर, ठीक है, बुर्ज होम, चंद्र केतुगढ़ और ज्ञानेश्वर। तो इसका मुझे कहीं पर कोई मतलब ऐसा वो मिला नहीं कि फैक्ट, अच्छा हाँ क्या इसका क्या सही है क्या नहीं है, डाउटफुल जरा सा बहुत सारा क्वेश्चन था ये वाला, तो इसके लिए मैंने इसको छोड़ ही दिया, मैं बोला जान दो। अच्छा, मैंने अभी जैसे आता ना आंसर शीट, तो आंसर शीट में भी कहीं पर इसका कुछ दिखाया नहीं था क्या था, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे 38 में। 38 में कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज ड्यूरिंग द region of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarezmiya prince। ख्वारिज्मी प्रिंस मैंने कहा था किसको दौड़ा रहा था, चंगेज खान, जलालुद्दीन मांगबरनी, उसी को मैंने बताया था क्या कहता था, ख्वारिज्मी प्रिंस, ख्वारिज्मिया प्रिंस रहता था। तो ये इल्तुतमिश के समय में आया था, और भागते भागते जब आया था तो इल्तुतमिश बोला अच्छा आओ मैं तुम्हारी स्वागत करता हूँ, आओ खाने पर बुलाया जाए। और जब खाने पर पूछा इल्तुतमिश की तुझे तेरा पीछा कौन कर रहा है तो बोला चंगेज खान, तो उसके मुंह में से खाना निकाल कर उसको भगा देता है कि नहीं। और कहता है चंगेज खान के पास मैसेज पहुंचाता है, देखिए महाराज आया था मेरे पास मदद मांग ले, मैंने नहीं दिया मदद भगा दिया। तो ये बात है, स्टेटमेंट सही है, अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो कौन कौन सा गलत हो जाएगा, सी और डी गलत हो जाएगा, ठीक है, सी और डी गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इट वॉज द ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाई मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, तैमूर लंक आया था एकदम लास्ट में लोधी के समय में, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक पगला, एमबीटी, एमबीटी के टाइम में कहीं तैमूर का नामो निशान नहीं था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर दूसरा गलत है तो क्या सही हो जाएगा, ओनली वन। तीसरा पढ़ने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। अगर इसमें पढ़ेगी भी तो तुझे समझ में आ जाएगा कि इट वॉज द ड्यूरिंग द रीजन देवराय द्वितीय ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। नहीं, जब ये पहुंचा था तो केडीआर थे, केडीआर,
कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय। और उनसे इसने क्या किया था, घोड़ा का ट्रेड किया था। अरे मतलब वहां जो इस टाइम पे हुआ था कृष्णदेवराय के टाइम पे, ठीक है? हाँ, तो यहाँ से तो मसाला वसाला ले गया था। और जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों का अच्छा वो था, पुर्तगाली था ना ये वास्को डी गामा। हाँ, तो पुर्तगालियों का अच्छा संबंध था किससे, कृष्णदेवराय से, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत था, तो वहां से एलिमिनेशन से तो पहले मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 39 पे चलते हैं। और यहाँ कह रहा है कि देखिए ये भी जो कि डीप नॉलेज था, अगर हिस्ट्री का तभी बता सकते थे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जीसूट ऑर्डर। उसके बाद कहता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम। अगर ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो सेंट जेवियर जो फ्रांसिस, वो मरा था चाइना में, और चाइना से इसकी बॉडी को लाया गया था गोवा में, और गोवा में वो चर्च, कैथेड्रल चर्च वगैरह है ना, उसको बनवाया गया था, और उसी में प्रिजर्व करके, हाँ, जेवियर करके, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। तो उसी को उसमें प्रिजर्व करके रखा गया है। तो अगर दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है तो यहाँ से ए, बी और सी गलत हो जाएगा, मतलब डी गलत हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सी। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं 40वां। क्या हुआ? 40वां, 40वां भी ये छोड़ने लायक था, पूरा पूरा छोड़ देता कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि ये हम कहीं हमको ये पढ़ने को नहीं मिलता है किसी मेन टॉपिक में, क्योंकि ये सिस्टम है मिताक्षरा। एक देख, एक है मिताक्षरा सिस्टम, और एक है तेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ, दया भाग। दया भाग, मिताक्षरा और दया भाग दोनों हिंदू सिस्टम है। मतलब कि जैसे होता है ना कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट होता है, हिंदू के रीति रिवाज होते हैं शादी करने के, तो वैसे मिताक्षरा और दया भाग भी है। मिताक्षरा दया भाग में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट कैसे दिया है, कहता है कि मिताक्षरा वॉज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दया भाग वॉज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट, ठीक है। तो ये अपर और लोअर कास्ट के लिए, ये पूरे हिंदू के लिए एक समान था, ठीक है, पूरे हिंदुओं के लिए एक समान। अब ऐसा है क्या कि अपर कास्ट वाले जो दो औरत से शादी करेंगे और लोअर कास्ट वाले एक औरत से शादी करेंगे, ऐसा लिखा है हिंदू लॉ में? नहीं। तो भाई कोई भी लॉ रहता है तो सबके लिए सेम रहता है। तो मिताक्षरा और देवभागा दोनों प्रॉपर्टी के लिए नियम कानून थे कि एक में होता था कि बाप की प्रॉपर्टी जब बाप जिंदा रहता है तभी बेटे के नाम पर हो जाती है, और दूसरा रहता है कि जब बाप मरता है तब बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। तो आज भी ऐसे ही होता है कि बाप अगर मर जाता है तो बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो अब इसी में ये कहता है, दूसरा कहता है कि इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, whereas the Dayabhag system is only after the death of the father that the son can claim right the property। एक्चुअली ये सिस्टम उल्टा था। इसमें ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ना कि मिताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, ये दया भाग में लिखा हुआ था, ठीक है, दया भाग में। और ये जो आफ्टर डेथ के बाद क्लेम करता है ये मिताक्षरा में लिखा हुआ था, ठीक है, मिताक्षरा में लिखा हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जब एक दो गलत हो जाएगा तो बचेगा क्या? तीन, ठीक है। तो ये भी अगर कोई छोड़ देता तो कोई दिक्कत नहीं था। यूपीएससी अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं डालेगी तो आदमी सब उसको हलवा समझ लेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है क्या कहता है कि 41 में क्या कहता है कि विद द रेफरेंस ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, हवा भूति हस्तिमाला एंड क्या लिखा है रे, कसेमेश्वरा वॉज फेमस। ठीक है, ये लोग क्या देता है, प्ले राइटर्स, कहानी वहानी लिखने वाले थे, ठीक है, कहानी वहानी लिखते थे ये लोग, भावभूति हस्तिमाला। और कुछ लोग संस्कृत में लिखते थे, तो कुछ लोग कन्नड़ कन्नड़ वगैरह में, द्रविड़ भाषा में लिखते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में ये लोग लिखा करते थे।
आगे चले। आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब इसको हिस्ट्री में भी रख सकती है, पॉलिटी में भी रख सकती है, क्योंकि दोनों का ऑप्शन दिया है। क्योंकि कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 रिकमेंड ग्रांटिंग द वोटिंग राइट ऑफ ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 18। नहीं, वोटिंग राइट तो भाई सबको जाकर के मिला बहुत बाद में, ठीक है। यहाँ पर सबको नहीं मिला था, कुछ कुछ महिलाओं को मिला था। तो अगर ऑल ले दिया तो पहला इलीट क्लास के जो वुमेन्स रहती थी उनको मिला था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया तो यहाँ से ओनली वन तो होगा नहीं, ठीक है, ओनली वन होगा नहीं। और उसके बाद आगे देखते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर, ठीक है। क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमन रिजर्व सीट, ठीक है, रिजर्व सीट। ऐसा कुछ था क्या 1935 में? मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, मैंने भी ऐसा कुछ जो कि सुना नहीं है, ठीक है, मैंने भी। हाँ, ये सब ऐसा कुछ नहीं था 1935 में, कुछ नहीं था। तो ये भी नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है, क्योंकि 1935 में मैंने भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। आगे चलते हैं 43 में कहता है कि विद द रेफरेंस ऑफ द 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 8 अगस्त 1942 गांधी एरा की बात हो रही है, ठीक है। कहता है भैया 8 अगस्त 1942 में द क्विट इंडिया मूवमेंट रिवोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द AICC। तो यही स्टेटमेंट इसमें सही था। ये ऑप्शन छोड़, मतलब ये स्टेट अगर क्वेश्चन छोड़ भी देती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। छोड़ने वाला क्वेश्चन दिया होता है तो छोड़ देना चाहिए। कहता कि वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। तो ये हुआ था, लेकिन ये चीजें 42 में नहीं 41 में ही हो गई थी, बहुत पहले ही। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन द 7 प्रोविंस। अभी इसको मुझे पढ़ाना है तुझे इतिहास में कि उन लोगों ने रिजाइन कर देते हैं, लेकिन ये 1939 में होता है, 1939 में, ठीक है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ये पढ़ाया नहीं हूँ मैंने, ये 1939 में हो गया है। और क्रिप्स प्रपोज द इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर ओवर हो जाता तो ये कब होते? मतलब कि 1945 में होता, 45 वगैरह में, और 1942 की बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था 1939 से ही, है कि नहीं? तो ये भी स्टेटमेंट गलत था, इसमें एक ही ए वाला सही था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि who among the following is associated with the song from prison, a translation of ancient India religious lyric in English। तो भैया मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी को जब मन करता उठाकर जेल में डाल देता, ठीक है। सेकंड गोल में सम्मेलन से आया तो उठा के जेल में डाल दिया। तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन क्या उन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 45 में। 45 में कहता है कि विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर टू टर्म साइज। उस समय में परगना, सूबा और सरकार, ठीक है, परगना, सूबा और सरकार। इसमें कहता है कि जो परगना होता था वो सबसे छोटा होता था, ठीक है, साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से। जो सूबा है वो सबसे बड़ा है, सरकार उससे छोटा है, और परगना उससे छोटा है। और कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी A to Z, है ना, A to Z, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ का क्या लगाना है, ठीक मानना है। तो सबसे छोटा कौन? परगना, परगना सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा परगना, उससे बड़ा सरकार, और उससे बड़ा सूबा, ठीक है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आंसर ए,
आंसर ए। देखिए होता है परगना, फिर इससे बड़ा होता है तेरा सरकार, और इससे बड़ा होता है सूबा। ठीक है, तो ये जो लिखावट है ना, लिखावट से याद है, परगना बड़ा है लेकिन ये सबसे छोटा है, सरकार बड़ा है लेकिन ये उससे छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, इससे परगना से, और सूबा सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, 45 का है, 45 का है। आगे बढ़ते हैं, 46 में कहते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल which later came to known as the Bithun Female School, Bithun Female School। तो इसमें सब लोग मार के आते हैं एनी बेसेंट, लेकिन होते ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो एक स्कूल था जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे, बाद में उस स्कूल को उन्होंने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि खरीद लिया, और वहीं पर अपना जो है महिलाओं के लिए उस स्कूल को बनाते हैं। बिथुन फीमेल स्कूल के नाम से वो जाना जाता है स्कूल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है 47 कहता है कि इन द कंटेस्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेम्बर्ड एज। तो ये सारे के सारे, अगर तूने एक सीरीज देखा होगा लास्ट में आई थी इस पे अमेजोन पर, जो आईएनसी के जो सारे के सारे सिपाही थे उनके ऊपर केस चला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिपाही, वो तीनों यही है नाम उन पर जो है ना, नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है, तो बुढ़ऊ जो नहीं बताते रहता है कहाँ नहीं जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, हाँ फतवा सुनाते रहता है ढिल्लो। ठीक है, तो क्या रहते हैं, ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनसी के ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 48 में आते हैं, कहते हैं कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहता है कि अगर इसमें भी पता रहता तो नहीं भी छोड़ सकते थे, कोई बात नहीं। द निजामत ऑफ अकरूट एमर्ज आउट हैदराबाद स्टेट। ठीक है, निजामत ऑफ अकरूट एमर्ज आउट हैदराबाद स्टेट, ये बात सही था। मैसूर किंगडम एमर्ज आउट विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर से ही मैसूर निकला था। ठीक है, विजयनगर से ही मैसूर निकला था। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय द अहमद शाह दुर्रानी। रोहिलखंड पहले से ही एग्जिस्ट करता था, अहमद शाह दुर्रानी के आने से पहले। तीसरा ऑप्शन अगर पता रहता, या दूसरा भी अगर पता रहता, तो दूसरा अगर सही है तो क्या क्या सही हो सकता है या क्या गलत होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से सही होने के साथ तीसरा गलत है ये, और इसमें देखिएगा तो एक और दो, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, इसको छोड़ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था। 49 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, अजंता केव लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वागोर। अब इसमें जिसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बढ़िया से याद रहेगा वही कर सकता है इसको। ठीक है, हाँ, क्योंकि अजंता कहाँ है, अजंता की गुफा है, अजंता एलोरा, हाँ महाराष्ट्र वाले में अजंता की, मैंने बताया ना अजंता पूरा ये है पहाड़ी ही है, तो उसी में है अजंता केव्स लाइज इन द वागोर रिवर। तो ये वागोर रिवर की अगर बात करें तो वो उसी के आसपास से गुजरती है, अजंता के आसपास से ही वागोर रिवर गुजरती है। अभी रिवर सिस्टम तो पढ़ाया नहीं पूरा, तो कैसे पता रहेगा, वो इंडियन इंडियन मैप का हिस्सा है पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ, उसके बाद कहता है सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। चंबल रिवर देख, चंबल रिवर कहाँ है तुझे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरिया से गुजरते हुए, और वो चली जाती है यूपी में। तो चंबल रिवर तू देखेगी तो मेनली मध्य प्रदेश का लास्ट वाला और राजस्थान में मैक्सिमम एरिया घूमती है, और सांची स्तूपा है एमपी में। ठीक है, एमपी में बीचों बीच वाले एरिया में, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, चंबल रिवर के किनारे नहीं है, अगर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर कहता है पेंडू लेना केव श्राइन लाइज इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। तो ये भी जो कि पेंडू लेना जो है ये महाराष्ट्र में है, और नर्मदा रिवर कहाँ जाता है तेरा मध्य प्रदेश वाले एरिया में है। ठीक है, तो पेंडू लेना महाराष्ट्र में है। उसके बाद कहता है कि अमरावती स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, लेकिन ये अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल क्या है अमरावती, तो वहां पर है। ठीक है, तो गोदावरी के यहाँ पर मतलब सिस्टम में ये नहीं आती है अमरावती स्तूपा। ठीक है, इसमें सही क्या है, पहला एक ए अजंता। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं और 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
उसके बाद में करेंगे, ठीक है। 50वां कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 21 फरवरी डिक्लेयर्ड एज यूनिसेफ, ये करंट का है तो इसका मैं सीधा बता देता हूँ, इसको पढ़ लेना। कहता है कि 21 फरवरी डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाई यूनिसेफ, ठीक है, लेकिन ये यूनिसेफ के द्वारा नहीं, ये यूनेस्को के द्वारा किया गया है, यूनेस्को। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है, यूनिसेफ नहीं, यूनेस्को। अगर पहला गलत हो जाएगा तो ओनली वन तो होगा नहीं। और कहता है कि द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज राइज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये बात सही है। पाकिस्तान में, क्योंकि ईस्ट बंगाल क्या कहलाता था, पाकिस्तान ही कहलाता था, ईस्ट पाकिस्तान, अपना जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान, तो वहां पर पाकिस्तान के असेंबली में बांग्ला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग उठाई गई थी, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, ओनली टू, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे की जो क्वेश्चन है वो लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। 50 क्वेश्चन।